नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए अब बात करेंगे हम आधुनिक भारत के इतिहास जो बिपिन चंद्र के संस्करण पर आधारित है और उसमें हम 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज की स्थिति को जानने की कोशिश कर रहेंगे। तो इसमें आज हम जो है चर्चा करेंगे जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था। जैसा कि 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका, तो राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांगें, अफसरों के अत्याचार, सामंतों, लगान के ठेकेदारों और जमींदारों को धन लिप्सा और लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण तथा देश में फिरने वाले अनगिनत दुस्साहसों की लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल ही दयनीय हो गया। एक तरफ भोग विलासिता में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, तो दूसरे ओर पिछड़े, उत्पीड़ित और दरिद्र किसान थे, जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे। उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्यायों को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन मिला जुला कर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ था। इसके बावजूद भी भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा आयात करते थे और संचार के साधन पिछड़े हुए थे। इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत फारस की खाड़ी के इलाकों में मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाएं और शहद, चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टिन, इंडोनेशियाई द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी, अफ्रीका से हाथी दांत और दवाएं और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और सीसा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपने उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी जगह हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और यहाँ तक कि अन्य मसाले, रत्न और औषधियाँ भी निर्यात करता था। भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था। बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था, लेकिन दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था। फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। तो विदेशी व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के कुंड के नाम से भी जाना जाता था। उसके बावजूद भी भारत व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। तभी भी भारत सूती और रेशमी कपड़े, चीनी, जूट, रंग सामग्रियां, खनिजों और हथियारों, धातु के बर्तनों जैसी धातुओं के उत्पादों और सोरा और तेलों का बड़े पैमाने पर उत्पादक था। उसके साथ ही बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में भड़ोच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ और आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम जिसे हम मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, औरंगाबाद, चिक्काकोल और विशाखापट्टनम, कर्नाटक में बंगलुरु और तमिलनाडु में कोयम्बतूर और मदुरई। कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था और मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल जहाज निर्माण उद्योग में विकसित हुआ करते थे। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा कि जहाज निर्माण में उन्होंने अंग्रेज से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। यूरोपीय कंपनियों ने इस अपने इस्तेमाल के लिए भारत में कई जहाज खरीदे। असल में 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार के उद्योग के प्रमुख केंद्र में से एक था और रूस के पीटर महान ने कहा था कि याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। ठीक,
एक बार फिर इस मुद्दे पर इतिहासकार का एक मत नहीं है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों के उठ खड़े होने से पूरे देश में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई होगी, लेकिन कुल मिलाकर विचार किया जाए तो कोई बहुत अधिक हानि नहीं हुई। मगर सवाल यह नहीं कि कहीं थोड़ा प्रगति हुई, कहीं थोड़ा अवनति, बल्कि प्रश्न मूलभूत आर्थिक ठहराव का है कि ये ठहराव किस कारण से आया। एक प्रकार की निरंतरता थी, परंतु 18वीं सदी के दौरान 17वीं सदी के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों में कोई बहुत अधिक सुगबुगाहट और उल्लास नजर नहीं आया। उसके बावजूद भी दस्तकारी और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 18वीं सदी के भारतीय राज्यों में कम आर्थिक विपन्नता थी, जबकि 18वीं और 19वीं सदी में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की हालत ज्यादा ही खराब थी। अब एक नज़र शिक्षा पर भी डाल देते हैं। 18वीं सदी के भारत में शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई, मगर कुल मिलाकर वह त्रुटिपूर्ण थी। वह परंपरागत थी, ट्रेडिशनली तौर पे की जाती थी। पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तनों से उसका कोई संपर्क नहीं था। वह जो ज्ञान देती थी वह साहित्य, कानून, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र तक ही सीमित था। उसने भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने समाज के तथ्यगत और विवेकपूर्ण अध्ययन से कोई वास्ता नहीं रखा। सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया और प्राचीन विद्या पर भी भरोसा किया गया। उच्च शिक्षा के केंद्र सारे देशों में फैले हुए थे। आमतौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी जमींदार देते थे, और हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी, मुख्यतः ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गई थी। तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदू और मुसलमानों के में समान रूप से लोकप्रिय थी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव में पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। मुसलमानों में यह काम मस्जिद में स्थित जो मकतबे होते थे उनमें मौलवी करते थे। युवा छात्रों को पढ़ने लिखने और अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी, छोटी जातियों के लिए ये कहीं बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय औसत साक्षर ब्रिटिश काल की अपेक्षा कम नहीं थी। इतना ही नहीं, 1813 में वॉरेन हेस्टिंग ने भी लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। तब शिक्षा का एक अत्यंत आनंददायक पहलू यह था कि समाज के शिक्षकों को काफ़ी प्रतिष्ठा मिली, और एक खराब बात यह थी कि लड़कियों को विरले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उच्च जातियों को की कुछ औरतें पढ़ी लिखी थी, जिससे एक अपवाद भी कहा जा सकता है। एक नज़र 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में भी डाल देते हैं कि 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति में विशेषता जो है वो जड़ता और भूतकाल पर निर्भर थी। सदियों के दौरान विकसित थोड़ी हुई संस्कृति एकता के अलावा सारे देश में संस्कृति और सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर एक दूसरे से बिल्कुल विभाजित थे। इतना ही नहीं, उच्च वर्गों जो संख्या के अनुपात में बहुत ही जो कुल संख्या जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम थे कि सामाजिक जिंदगी और संस्कृति अपनी दृष्टियों से निम्न जाति की जिंदगी और संस्कृति से बिल्कुल भिन्न हुआ करती थी। जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। हिंदू 4 वर्णों में के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। ठीक है, उसमें भी ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के अलावा भी हिंदू जो हैं उसके अलावा भी बहुत सारी जाति उसमें बटे हुए थे। मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थे। हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समानता का निर्देश दिया था। धार्मिक मतभेद के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदाकदा ही लड़ते रहते थे, और उसके बावजूद भी उच्च वर्गों में शादियों पर भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में उसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबा दिया था। मराठाओं ने उसे बढ़ावा नहीं दिया। राजपूताना और बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं, सरदारों
बड़े जमींदारों और उच्च वर्गों से प्रचलित था। उच्च जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में कुछ जातियां, उदाहरण के लिए जैसे आप महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण जाट और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफ़ी प्रचलित था। उसके बाद भारतीय विधवाओं के कठिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बहुधा द्रवित हो जाते थे। आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। इस चर्चा को समाप्त करते समय अंत में यही बात स्पष्ट किए जानी चाहिए कि धार्मिक संबद्धता, संस्कृति और सामाजिक जीवन में अलगाव का मुख्य मुद्दा नहीं था। हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के जीवन के तौर तरीके जितने समान थे, उतने हिंदू उच्च वर्ग और निम्न तथा मुस्लिम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के नहीं थे। इसी तरह क्षेत्र या इलाके अलगाव के मुद्दे बनते थे। एक क्षेत्र के लोगों के बीच धर्म भिन्न भिन्न होने के साथ ही जितनी सांस्कृतिक एकता थी, उतनी ही अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक धर्म के लोगों के बीच नहीं थी। गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का ढर्रा शहरी लोगों से बिल्कुल अलग था। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए इसी के साथ में 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज के टॉपिक के विषय में जितने भी एफएम सीरीज हैं वो आज पूरे किए जा चुके हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी को वो एफएम सीरीज समझ में आई हो, आपने उसे सुना हो और प्रभावशाली तरीके से उसको समझने की कोशिश की हो। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बिपिन चंद्र के नए संस्करण के अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। अगले जो अध्याय की एफएम सीरीज है वो भी आपके सामने जल्द लाई जाएगी, और अगला जो अध्याय होगा वो भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में चर्चा करेगा। तो इसी के साथ में आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ में नमस्कार।